एपिसोड 3 मुश्किल रास्ता। नैना को तामसी की मदद से दूसरी जिंदगी मिल तो गई थी, लेकिन अभी उसे अपनी लाइफ को जीने से पहले तामसी के दिए टास्क पूरे करने थे। टास्क था युवराज के दिल में नव्या के लिए उस प्यार को जगाना जो असल में कभी वहां था ही नहीं। नैना को नव्या का शरीर तो मिल गया था, लेकिन क्या उसे युवराज का प्यार मिलने वाला था? युवराज ने घर के अंदर कदम रखा तो उसके घर में काम करने वाले नौकरों की लाइन तुरंत ही उसके सामने आ खड़ी हुई, लेकिन सभी एक साथ चौंक पड़े जब उनकी नजर युवराज के साथ खड़ी नव्या पर पड़ी। नौकरों को अच्छी तरह याद था कि किस तरह नव्या ने अपनी शादी के वक्त उन सभी को बेइज्जत किया था, हर एक का जीना मुहाल कर रखा था और उनके मुंह पर खाना तक फेंका था। नव्या ने युवराज की शर्ट को बच्चों की तरह पकड़ कर रखा था। युवराज ने एक नौकर को इशारा किया और बोला, इसे कुछ खाना हो तो खिला देना। युवराज ने नव्या को खुद से अलग किया और एक नौकरानी उसके पास आकर खड़ी हो गई। नव्या बोली, मफिन, नव्या को छोड़कर कहां जा रहे हो? युवराज गुस्से में बोला, तुम्हारी फालतू बकवास सुनने का टाइम नहीं है मेरे पास। युवराज ने नव्या के जवाब का कोई इंतजार नहीं किया और तुरंत ही घर के बाहर निकल गया। पीछे नव्या ने ऐसा मुंह बनाया जैसे कोई छोटी बच्ची रोने वाली हो। नौकरानी पास आकर बोली, कमरे में चलो। नव्या ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वो चुपचाप उसके साथ कमरे में चल दी। कमरे के अंदर जाते ही नौकरानी ने उसे बिस्तर पर बिठाया और दरवाजा बंद किया। नव्या ने रोते हुए चेहरे का एक्सप्रेशन बदला और तुरंत ही एक गहरी सांस ली। वो बिस्तर पर लेट गई और बोली, बड़ी भूख लग रही है यार। अचानक ही बिस्तर की दूसरी तरफ से आवाज आई, फिर तो बैठ जाओ क्योंकि कोई तो आ रहा है खाना लेकर। नव्या तुरंत ही बिस्तर पर बैठी तो पाया कि बिस्तर के एक कोने पर तामसी बैठी हुई थी। कमरे का दरवाजा खुला और एक नौकरानी खाना लेकर पास आई और खाना उसके सामने टेबल पर रख दिया। नव्या ने कुछ पल खाने की तरफ देखा और फिर एक जोरदार हाथ मारकर खाना नौकरानी के हाथ से गिरा दिया। नौकरानी और वहां काम कर रहे नौकर पहले भी इस तरह से ट्रीट हो चुके थे, इसलिए सारे पहले ही खार खाए बैठे थे। नौकरानी चुपचाप बाहर निकल गई, लेकिन साथ ही किसी ने भी अंदर आने की हिम्मत नहीं की। तामसी बोली, मुझे तो लगा था कि तुम्हें बहुत भूख लगी है। नव्या ने अपना पेट पकड़ा और बेड पर बैठती हुई बोली, लगी तो बहुत है, लेकिन मेरे लिए टास्क कंप्लीट करना ज्यादा जरूरी है। तामसी बोली, फेवरेबल पॉइंट्स -35। नव्या ने आश्चर्य से तामसी की तरफ देखा और बोली, मैंने तो कुछ किया भी नहीं। तामसी बोली, तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं, तुम्हारा जिंदा रहना ही उसके दिल में नफरत बढ़ाने के लिए काफी है। तुम्हारा उठना बैठना यहां तक कि खड़े होना भी हर पल उसकी नफरत बढ़ा रहा है। नव्या बिस्तर पर लेट गई और बोली, क्या टास्क दिया है तुमने मुझे? 1 महीने में इस हिटलर को अपने प्यार में लाना है। अरे 1 महीने में तो 2 अजनबियों के बीच भी प्यार नहीं पनपता, ऊपर से ये तो नव्या से बेहद नफरत करता है। तामसी बिस्तर पर ही बैठी उसे देख रही थी, फिर बोली, हर चीज की एक कीमत तो होती ही है। नव्या बोली, तुम्हारी बातें मेरे दिमाग में नहीं घुस रही। तामसी बेड से खड़ी हुई और बुक शेल्फ के पास खड़ी होकर अपने पसंद की बुक ढूंढने लगी। 2 दिन बीत चुके थे और ना तो किसी नौकर ने ना ही खुद युवराज ने नव्या की कोई खबर ली थी। भूख के कारण नव्या का शरीर पूरी तरह से कमजोर हो चुका था। अब उसके अंदर बिस्तर से उठने की हिम्मत भी नहीं बची थी। युवराज एक बिजनेस ट्रिप पर शहर से बाहर गया था। आखिर 2 दिन के बाद वो लौट आया था। उसने घर में घुसते ही पाया कि सब नौकर अपने काम में लगे थे। उसका दिल तो हुआ कि नव्या के बारे में किसी नौकर से पूछे, लेकिन बाद में उसने इस बारे में ना ही सोचने का फैसला किया। उसने एक नौकर को बाथरूम में पानी गर्म करने को कहा और अपने रूम में पहुंचा। उसे नया कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका था और यह सब उसी दिन हुआ था जब नव्या के कदम उसके घर में पड़े थे। ठीक ऐसा ही उस दिन हुआ था जब शादी होने के बाद नव्या पहली बार घर आई थी। उस दिन भी उसे वो कॉन्ट्रैक्ट मिला था जिसके चलते उसने खुद की कंपनी को डूबने से बचाया था। आखिर उसने जूते उतारे और बाहर निकल गया। वो बाथरूम की तरफ बढ़ रहा था कि रास्ते में ही नव्या का कमरा आता था। उसने सोचा कि एक झलक वो कमरे में झांक ले, लेकिन फिर बिना किसी झिझक के वो आगे बढ़ने लगा। नव्या को किसी के बाहर होने की आहट सुनाई दी। तामसी बेड के पास ही लगी टेबल पर बैठी थी, पैर उसने रिवॉल्विंग चेयर पर टिकाए हुए थे। उसके हाथ में किताब थी। नव्या बोली, बोलो कि बाहर कौन है? तामसी धीरे से बोली, युवराज है। नव्या ने सोचा, पता नहीं कहां मुंह काला करने गया था 2 दिन से। नव्या ने अपनी पूरी ताकत लगाई और लात मारकर लैंप गिरा दिया। बाहर कांच टूटने की आवाज युवराज ने भी सुनी। उसे समझते देर न लगी कि नव्या वापस वही तमाशा करने लगी है जो उसने उन दोनों की शादी के अगले दिन किया था। वो झुंझलाता हुआ आगे बढ़ने लगा। नव्या ने महसूस किया कि शायद इस चीज का कोई असर युवराज पर नहीं हुआ है, तो उसने खुद को किसी तरह बिस्तर से उठाया और पूरी टेबल को ही धक्का देने लगी। तामसी उसे ये सब करते हुए देख रही थी। तामसी बोली, क्या बेवकूफी कर रही हो? पहले ही 2 दिन भूखा रहने की बेवकूफी कर चुकी हो। नव्या ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अब भी उसका ध्यान किसी तरह टेबल को गिराने पर ही था। और आखिरकार नव्या उस टेबल को गिराने में कामयाब हो गई, लेकिन साथ ही वो खुद भी बिस्तर से नीचे जा गिरी। वो टेबल के किनारे से टकराती हुई टूटे लैंप के ऊपर जा गिरी। उसके हाथ में कांच के टुकड़े बिगड़ गए। और भी ज्यादा तेज आवाज सुनकर आखिर युवराज के कदम रुके और आखिर वो चिल्लाने के लिए नव्या के कमरे की तरफ बढ़ा, लेकिन अंदर झांकते ही उसे नजर आई बिस्तर के पास बेहोश नव्या और शरीर के पास बहता हुआ खून। युवराज तेजी से कमरे के अंदर आया और उसने नव्या को चेक किया। नव्या सिर्फ बेहोश दिखाई दे रही थी। उसने ऐसी शक्ल बनाई जैसे अभी रोने वाली हो। उसने एक आंख खोली और युवराज की तरफ देखते हुए बोली, मफिन। युवराज ने नव्या की तरफ देखा। नव्या के खूबसूरत चेहरे पर बाल बिखरे हुए थे। उसकी आंखें कमजोर और नजर आ रही थी, साथ ही हाथ में गड़े हुए कांच के कारण खून निकल रहा था। नव्या मन में बोली, पॉइंट्स में कुछ चेंज हुआ। तामसी टेबल पर बैठी ये सब देख रही थी। वो बोली, कुछ भी नहीं। नव्या ने चैन की सांस ली। नव्या के सिर पर बेहोशी छाने लगी। उसने जोर से युवराज को पकड़ लिया। वैसे अपनी सिचुएशन को देखते हुए वो सोच रही थी कि भूखे रहने की स्ट्रेटेजी को छोड़ ही दिया जाए। वैसे भी पेट भरने के बाद वो कोई और प्लान बनाने के बारे में सोच रही थी। एक नौकर तुरंत ही दरवाजे पर पहुंचा। युवराज सोच ही रहा था कि वो किसी तरह नव्या को बिस्तर पर लिटा दे, लेकिन पूरा कमरा ही इस तरह बिखरा हुआ था जैसे किसी ने उसकी कोई सुधि ना ली हो। उसने नौकर पर नजर डाली और बोला, जाकर कुछ पकाओ और लेकर आओ। नौकर अगले ही पल वहां से चल दिया। युवराज जैसे ही नव्या को लेकर उठा, वैसे ही नव्या की पकड़ युवराज से छूटी और वो किसी पत्ते की तरह बिखर गई। तुरंत ही नव्या ने खुद को संभाला और वापस युवराज की शर्ट पकड़कर खुद को उसके शरीर में समेट लिया। तामसी बोली, फेवरेबल पॉइंट्स -30। नव्या चौकी।
फेवरेबल पॉइंट्स बढ़ गए थे। आखिर युवराज को कितनी ही नफरत हो नव्या से, लेकिन यह तो तय था कि वो उसे भूख से मरता हुआ नहीं देख पाएगा। एटलीस्ट गुस्से में भी युवराज को इतना सेंस तो था ही। लेकिन साथ ही नव्या ने उसका वीक पॉइंट ढूंढ निकाला था। जैसे ही युवराज ने उसे बेड पर लिटाया, वैसे ही नव्या ने युवराज की शर्ट का कपड़ा पकड़ा और बोली, मफिन। युवराज को यह शब्द बहुत चुभता था, हमेशा से ही, खासतौर पर तब जब नव्या उसे इस नाम से बोलने लगी थी। युवराज थोड़ी कड़क आवाज में बोलता है, मैं तुम्हारा मफिन नहीं हूं। युवराज के दिमाग में अचानक एक ख्याल आया कि जब तक नव्या दिमागी रूप से बीमार है, क्या वो किसी भी मर्द को मफिन कहेगी? इस ख्याल ने ही उसके सीने में अजीब सी हलचल मचा दी। नव्या धीरे से बोली, तुम मफिन हो? नव्या के मफिन? युवराज थोड़ा गुस्से में बोला, तुम्हें को लगता है कि मैं तुम्हारा मफिन हूं? युवराज के दिमाग में वही पल घूम गए जब वो हॉस्पिटल में उसे देखते ही मरने को झपटा था। तभी उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, बल्कि वो उसे शिद्दत से देख रही थी। क्या सच में इसे वो दिमागी बीमारी है या नहीं? क्योंकि इतना कुछ होने के बाद तो कोई भी उसके साथ रहना नहीं चाहेगा। नव्या ने मन ही मन उसे गालियां दी और धीरे से बोली, क्योंकि जब नव्या ने मफिन को पहली बार हॉस्पिटल में देखा तो उसे महसूस हुआ कि वो कोई अपना है। नव्या ने महसूस किया कि वो मफिन के साथ ही रहना चाहती है। नव्या के लिए वहां सभी अनजान थे, लेकिन मफिन को देखते ही उसे महसूस हुआ कि वो एक फैमिली है। युवराज ने अपनी मुट्ठी भींची और नव्या की आंखों में देखकर बोला, यही तुम गलत हो, मैं तुम्हारी फैमिली नहीं हूं। नव्या भी उसकी आंखों में देखने लगी। उसकी आंखों में आंसू की एक बूंद गिरी और वो रोती हुई बोली, अगर मफिन नव्या की फैमिली नहीं है तो नव्या की फैमिली कहां है? परिवार परिवार के नाम पर नव्या के पास पेरेंट्स भी नहीं थे। कुछ रिश्तेदार थे जिनके बारे में किसी को पता नहीं था। और इस समय युवराज के उसके साथ होने के कारण भी यही था, क्योंकि नव्या के पास कोई नहीं था जिसके यहां वो इस मानसिक स्थिति में रह सके। युवराज बोला, मुझे नहीं पता, और वैसे भी मेरे पास बहुत से काम है, तो मेरी जान से लगे रहने की कोई जरूरत नहीं है। युवराज ने खुद ही नोटिस नहीं किया कि अब उसकी आवाज में पहली जैसी कठोरता नहीं थी। तामसी बोली, फेवरेबल पॉइंट्स -20। जैसे ही नव्या ने ये शब्द सुने, वो मन ही मन खुश हो गई और सोचने लगी कि चलो आखिरकार 2 दिन की भूख हड़ताल के बाद आखिर पॉइंट्स तो बढ़े। तामसी की आवाज गूंजी, ग्रेट जॉब, लेकिन मंजिल अभी बहुत दूर है। नव्या मन ही मन सोचने लगी, वैसे भी तुमसे मेरी खुशी देखी नहीं जा रही होगी। तब तक एक नौकर खाना लेकर आ गया। यस यस यस, नव्या मन ही मन खुश हो गई। जैसे ही खाना टेबल पर रखा गया, नव्या तुरंत ही उस पर दोनों हाथों से झपट पड़ी, जैसे कोई छोटा बच्चा कई दिनों से भूखा हो। लेकिन इससे पहले कि वो खाने तक पहुंचती, उसके हाथ आगे बढ़ते ही रुक गए। उसे महसूस हुआ कि उसके हाथों की ताकत खत्म हो चुकी है और एक तेज दर्द ने उसके बढ़ते हाथों को रोक दिया। उसके हाथ में लगी चोट ज्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन कांच गहराई तक उतर गया था। युवराज ने अपने नौकर की तरफ देखा और फर्स्ट एड किट लाने को कहा। कमरे में ही फर्स्ट एड किट मौजूद थी और नौकर ने तुरंत ही युवराज के सामने वो किट रख दी। युवराज ने इशारे से नौकर को जाने का इशारा किया। नव्या ने भी अपने हाथ में बढ़ते दर्द के बाद ही नोटिस किया कि उसे चोट लगी है। युवराज ने फर्स्ट एड किट से एंटीसेप्टिक निकाला और नव्या के जख्म साफ करने लगा। नव्या दोनों हाथों से ही खाना खाने में लग गई। इस समय उसे एक ही चीज की परवाह थी कि उसे पेट भरना है। युवराज नव्या की तरफ देखने लगा। उसके गले पर अब भी युवराज के हाथों के निशान नजर आ रहे थे। भला क्यों उसे फर्क पड़ने लगा था नव्या के मरने से? पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। भले उसकी नफरत कितनी ही गहरी क्यों ना हो, लेकिन वो नव्या को मरते हुए नहीं देखना चाहता था। युवराज चुपचाप उसके जख्मों पर मरहम लगा रहा था। उसके पैरों पर लगी चोट बराबर ट्रीटमेंट न मिलने के कारण पहले से बदतर हालत में आ चुकी थी। ऑफकोर्स जितनी नफरत वो नव्या से करता था, उतने ही सारे नौकर भी उससे करते थे। और जब उसने नव्या को उसके हाल पर छोड़ दिया था, तो बाकियों ने भी उससे मुंह फेर लिया था। तामसी टेबल पर बैठी बुक पढ़ते हुए बोली, फेवरेबल पॉइंट्स -10। नव्या मन ही मन सोचने लगी, बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे उसने सोचा था। भूख से मर रही नव्या को युवराज अपने हाथों से ट्रीट कर रहा था। इसका मतलब यह हुआ कि भले ही युवराज कितना ही गुस्सैल हो, लेकिन उसके दिल में भी इंसानियत है। अब अगर नव्या उसके साथ नहीं रही तो शायद वो उससे हमेशा ही नफरत करता रहेगा। दूसरी तरफ युवराज के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस नहीं बदले थे। तामसी बोली, वैसे तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुम इस समय एक 5 साल की बच्ची हो, कम से कम खाना तो ठीक से खाओ। नव्या मन में बोली, इस समय जो भूख में मर रही है वो मैं हूं, तुम नहीं। इसलिए किसे मतलब है कि मैं कैसे खा रही हूं? अगर खाऊंगी नहीं तो हड्डियों का ढांचा वैसे भी तुम्हारे किसी काम का नहीं रहेगा। तामसी ये बात सुनकर चुप हो गई। नव्या अपनी स्ट्रेटजी पर काम कर रही थी, जो उसे युवराज के करीब लाने का काम कर रही थी, और फिलहाल वो उसमें सफल होती दिख रही थी। लेकिन क्या आगे भी वो सफल होने वाली थी, या युवराज का मन बदलना बस एक वक्त की बात थी? एपिसोड 4, नव्या की सोच। नव्या युवराज के घर पहुंच चुकी थी और उसके करीब आने के प्लान पर काम भी कर रही थी, लेकिन युवराज को अपने प्यार में गिराना आसान नहीं था। 2 दिन बीत चुके थे और उसके लवेबल पॉइंट्स अब भी माइनस में ही थे। चुनौतियां आसान नहीं थी। असली नव्या की गलतियों को सुधारते हुए ही उसे अपना काम करना था। इसलिए नव्या ने अपनी स्ट्रेटजी पर काम करना शुरू किया। क्या वो कामयाब हो पाएगी, या उसके 5 साल की बच्ची बनने वाले नाटक का पर्दाफाश हो जाएगा? युवराज नव्या के हाथ पर लगी चोट को ट्रीट करने में लगा हुआ था और नव्या दोनों हाथों से किसी बच्चे की तरह खाने में लगी थी। इस दौरान कई बार उसका हाथ युवराज के हाथों से निकलकर मुंह की तरफ चला जाता है। युवराज की नजर नव्या की गर्दन पर पड़ी तो उसे उंगलियों के निशान दिखने लगे। 2 दिन हो चुके थे और नव्या ने खुद को संभालने की कोई कोशिश नहीं की थी। युवराज बोला, तुमने कब से खाना नहीं खाया है? आंखें अब भी गुस्से से नव्या की तरफ देख रही थी, लेकिन युवराज के दिल में एक अलग ही हलचल मची हुई थी। नव्या ने सिर कंधे के एक तरफ झुकाया और मासूमियत से बोली, किसी ने नव्या को दिया ही नहीं। उसके होठों के पास चावल का एक दाना चिपका हुआ था, जिसे युवराज ने अपने हाथ से अलग किया। फिर युवराज बोला, तो तुम्हें मांग लेना चाहिए था ना। आवाज अब भी कठोर थी। नव्या ने चम्मच से खाना उठाया और मुंह में डालते हुए बोली, नव्या ने सोचा कि वो और मफिन साथ खाना खाएंगे। फिर उसने चम्मच नीचे रखा और युवराज की तरफ देखते हुए बोली, लेकिन कई दिन बीत गए और मफिन घर आए ही नहीं। युवराज के जबड़े भींच गए।
ऑफ कोर्स वो नव्या से नफरत करता था, इतनी ज्यादा कि उसने खुद ही उसे मरने के लिए छोड़ दिया था। और इसी बात का फायदा उठाकर किसी नौकर ने भी उसकी सुध नहीं ली थी। अगर वो अब भी पुरानी नव्या होती तो शायद ही कोई उसके साथ ही करने की सोचता, लेकिन अब जब उसकी दिमागी हालत किसी बच्चे की तरह हो चुकी थी, नौकरों ने भी उसे भूखा रखने का मौका नहीं छोड़ा। आखिर वो नौकर ही तो है। युवराज की मुट्ठी गुस्से से भीज गई। नव्या कितनी ही बुरी क्यों ना हो, उसे कोई भी बुली नहीं कर सकता। तामसी बोली, फेवरेबल पॉइंट्स -5, लेकिन अब भी तुम अपनी मंजिल से बहुत दूर हो। नव्या मन ही मन बुदबुदाई, तुम इतना जल्दी क्यों हो? नव्या ने प्लेट आगे सरकाई और बोली, नव्या का पेट भर गया। युवराज की शर्ट अब भी नहीं छोड़ी थी उसने। वैसे ही वो बहुत कमजोर हो चुकी थी और अब उसके लिए जागते रहना बहुत मुश्किल था। लगभग तुरंत ही उसे नींद आ गई थी। युवराज उसके पास ही बैठा था और उसके चेहरे को देख रहा था। इतने सालों में पहली बार ही वो नव्या को इतने गौर से देख रहा था। उसने देखा कि नव्या का चेहरा बुखार के कारण पीला पड़ चुका था। भौवें शिकन के चलते सिमटी हुई थी, गुलाबी होंठ सूख चुके थे और चेहरे पर बेबी फेट नजर आ रहा था। सोते हुए वो किसी मासूम बच्चे की तरह लग रही थी, पुरानी नव्या से बिल्कुल अलग। युवराज को पता ही नहीं था कि वो इतनी मासूम और नाजुक भी हो सकती है, शायद इसलिए क्योंकि वो पहली बार उसे इतनी गौर से देख रहा था। जितना वो उसे जानता था, नव्या को खुद पर बेहद घमंड था। एक ऐसी लड़की जो खुद को नव्या मैम के नाम से ही सुनना पसंद करती थी और अपने से छोटे ओहदे वालों के लिए जिसके दिल में कोई इज्जत नहीं थी। बाद में मजबूरी में उसे नव्या से शादी करनी पड़ी, लेकिन उसके एटीट्यूड ने कभी भी युवराज के दिल में जगह नहीं बनाई। इसके कारण कभी युवराज ने उसे गौर से देखा ही नहीं। उसे अचानक ही वो पल याद आ गया जब उसकी सेक्रेटरी को यह बात पता चली और वो एक अंडरस्टैंडिंग वर्कर की तरह उसकी हर बात सुनती और समझती थी। किसी ने यह बात नव्या तक पहुंचा दी कि वो अपनी सेक्रेटरी रिद्धि को पसंद करता है और नव्या ने उसकी सेक्रेटरी को कंपनी छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया, जबकि ये सब पूरी तरह से अफवाह थी। जैसे ही युवराज को यह बात याद आई, उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया। तामसी बोली, ओह नहीं, फेवरेबल पॉइंट -15 पर आ चुका है। तामसी ने यह जरूर बताया था कि फेवरेबल पॉइंट्स गिर गए हैं, लेकिन नव्या उस वक्त घोड़े बेचकर सो रही थी और उसे कोई आइडिया ही नहीं था कि आसपास क्या हो रहा है। तामसी ने देखा कि युवराज के चेहरे पर गुस्सा तमतमा रहा था और तुरंत ही उसने नव्या की गर्दन पर अपने हाथ जमा दिए। नव्या अनकंफर्टेबल हुई तो कुछ बड़बड़ा उठी। युवराज ने अपना सिर धीरे से नीचे किया तो नव्या के मुंह से धीरे धीरे कुछ शब्द निकल रहे थे। नव्या बोल रही थी, नव्या लव्स मफिन। युवराज के हाथ अपने आप ही ढीले होते चले गए। उसने हाथ हटाए तो देखा कि नव्या की गर्दन पर हाथ के निशान और भी गहरा गए थे। तामसी ने देखा कि फेवरेबल पॉइंट्स वापस माइनस पर आ चुके हैं। वो समझ नहीं पा रही थी कि युवराज के दिमाग में हो क्या रहा है। कुछ घंटों के बाद जब नव्या की नींद खुली, तामसी उसके पास ही बैठी थी और देखते ही बोली, युवराज ऑफिस चला गया है। नव्या ने अपनी आंखें रगड़ी और बोली, तो मैं क्या करूं? तामसी चुप हो गई। तामसी ने सारी रात युवराज को नव्या के पास बैठे देखा था। इस दौरान कई बार फेवरेबल पॉइंट्स ऊपर नीचे हो रहे थे और सुबह होते तक फेवरेबल पॉइंट्स 0 पर रुक गए थे। युवराज के दिमाग में कई चीजें थी और उसे कई बार अपने ही ख्यालों से लड़ना पड़ा था। लगता था जैसे उसके दिल में नव्या के लिए उबल रही नफरत काफी हद तक शांत हो चुकी थी और अब यह सब पॉसिबल हुआ था नव्या की स्ट्रेटजी और बचकानी हरकतों के कारण। लेकिन तामसी का ऐसा कुछ भी बताने का कोई इरादा नहीं था। जल्द ही 2 नौकर अंदर आए और नव्या को लगी चोट की ड्रेसिंग बदलकर चले गए। साथ ही जब उसका नाश्ता आया तो नौकर काफी प्यार से और सिर झुकाकर उसे नाश्ता करवाने में लगे थे। नव्या को पता था कि यह सब युवराज के कारण हुआ है। भले ही वो उससे कितनी ही नफरत करता हो, लेकिन अभी वो दोनों पति पत्नी ही है। इसलिए अगर वो उसे बुली करेंगे तो युवराज उनका चेहरा भी देखना पसंद नहीं करेगा। वैसे भी युवराज का घमंड इतना कुछ सहन नहीं करेगा। उसका घमंड। नैना ने नव्या के दिमाग में और झांका तो उसे पता चला युवराज बचपन से ही ढीठ किस्म का है। उसके लिए उसकी ईगो ही सब कुछ रही है। इसलिए जब नव्या ने अपनी खूबसूरती और स्टेटस के जरिए उसे जीतना चाहा तो सब कुछ उल्टा ही हो गया। अगर युवराज को जीतना है तो न सिर्फ किसी एक को अपनी ईगो छोड़नी पड़ेगी, बल्कि उसे पूरी तरह युवराज पर डिपेंड रहने का दिखावा करना था। भले ही वो इस दौरान सबसे बड़ी बेवकूफ दिखे, लेकिन उसके सफल होने के चांस असली नव्या के मुकाबले काफी ज्यादा हैं। इसलिए अब उसे बस करना यही था कि खुद ऐसे मौके बनाने होंगे जहां वो पूरी तरह युवराज पर डिपेंड हो। सिर्फ यही एक रास्ता है जहां वो फेवरेबल पॉइंट्स तेजी से गेन कर सकती है। लेकिन क्या उसके लिए उसे हर बार खुद को एब्यूज करना चाहिए? शायद इतना रिस्क नहीं लेना होगा। तामसी बोली, तुम्हें नहीं लगता कि जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं तुम्हारे अंदर से बदबू आ रही है? नव्या ने चुपचाप सुना और अपना एक हाथ उठाया। उसके अंडर आर्म से आ रही तेज बदबू ने उसे लगभग उल्टी करवा दी थी। वो बोली, हाँ यार, बदबू तो आ रही है। वैसे भी जब से कार एक्सीडेंट हुआ है तब से उसे नहाने का टाइम ही नहीं मिला। हालांकि हॉस्पिटल में नर्स ने उसकी बॉडी को कपड़े से पूछा जरूर है, लेकिन वो नहाई तो तब से ही नहीं है। वो बाथरूम की तरफ बढ़ी और बोली, आज कुछ भी हो जाए नहा कर तो रहूंगी ही। अच्छी बात यह थी कि युवराज ने इस बात का कोई इशू नहीं बनाया, वरना क्या वो उसे गोद में उठाता। नव्या लकी थी कि अब तक उसने उसे बाहर नहीं फेंका। नव्या को उठने में थोड़ी तकलीफ हुई, लेकिन आखिर दीवार के सहारे चलती हुई वो आखिर बाथरूम में पहुंची गई। उसने गर्म पानी चालू किया और जैसे ही वो कपड़े उतारने वाली थी कि अचानक रुकी। तामसी बाथरूम में मौजूद थी। तामसी बोली, क्या हुआ? नव्या की आंखें गुस्से में लाल हो गई और वो जबड़े भींच कर बोली, क्या मतलब क्या? तुम क्या नहाते हुए देखोगी मुझे? कम से कम मुंह तो फेर लो। तामसी भले ही यमदूत हो, लेकिन नव्या नहीं चाहती थी कि कोई उसे नहाते हुए देखे। तामसी धीरे से बोली, मैं तो तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए यहाँ हूँ। नव्या तुरंत बोली, मुझे नहीं चाहिए। तामसी उसे धक्का देकर बाहर निकलती हुई बोली, ठीक है, वैसे कितना टाइम लगेगा तुम्हें? नव्या ने कुछ पल सोचा और बोली, 2 घंटे। तामसी आश्चर्य से बोली, 2 घंटे? नव्या ने लापरवाही से कंधे उचकाए और बोली, हाँ, मुझे मेकअप निकालना पड़ेगा ना, बाल धोऊंगी, स्किन धोऊंगी, उसके बाद नाखून काटूंगी, उसके बाद रिलैक्स होने के लिए टब में लेटूंगी। अब इतना टाइम तो देना ही होगा ना तुम्हें। तामसी कुछ पल के लिए एकदम चुप हो गई, फिर बोली, तुम्हें नहीं लगता कि एक 5 साल की बेवकूफ बच्ची के हिसाब से तुम कुछ ज्यादा ही टाइम लगा रही हो? क्या एक बच्चा जानता है कि प्रॉपर कैसे नहाया जाता है? नव्या को बात सही लगी। वो कुछ पल सोचने के बाद बोली, फिर 1 घंटा? तामसी बड़बड़ाई, बेहतर होता तुम्हारी बात नहीं मानती। खैर, मैं भी कुछ देर के लिए लेट जाती हूँ। नव्या ने अपना मुंह दूसरी तरफ किया और कपड़े उतारते हुए बोली,
तुम्हें नींद आती है क्या? तामसी बिस्तर पर बैठती हुई बोली। हाँ, आखिर हूं तो मैं भी एक सिस्टम ही जिसे शट डाउन किया जा सकता है। नव्या ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि दरवाजा बंद करके वो नहाने में लग गई। उससे जितना अच्छी तरह से हो सकता था वैसे खुद के जख्मों को बिना भिगोए वो नहाने लगी। जब नहाने के बाद वो बात टब की ओर बढ़ी तो एक बार की थकान के कारण गिरने को हुई, लेकिन तुरंत ही उसने खुद को संभाल लिया। उसे पता नहीं था कि नहाना भी थका देने वाला एक काम है। उसने घड़ी पर नजर डाली तो पाया 1 घंटा होने वाला है। बात टब में लेटने का विचार छोड़कर उसने कपड़े पहनने शुरू कर दिए। वो नहीं चाहती थी कि तामसी उसे ढूंढते हुए बाथरूम में आ जाए, लेकिन कपड़े पहनते हुए ही अचानक उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसने तुरंत ही फिर खुद को गिरने से रोका। 3 दिन की भूख का असर अब उसके शरीर पर हो रहा था। नव्या ने कपड़े को पकड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसके चकराते हुए सिर के कारण वो कपड़ा उसके हाथ में आ ही नहीं रहा था। उसे खुद को संभालना होगा। वैसे भी वो नहीं चाहती थी कि किसी नौकर को उसे बिना कपड़ों के देखने का मौका मिले, फिर भले ही वो कोई लेडी सर्वेंट ही क्यों ना हो। खुद को ज्यादा होशियार समझने की गलती उस पर भारी पड़ गई। अभी उसने अपना टॉप पूरा पहना ही था कि उसे चक्कर आ गया और वो आखिरकार फर्श पर गिर पड़ी। शावर के नीचे ही गिरी पड़ी नव्या का शरीर अब हिलना बंद हो चुका था। उसके काले घने बाल कंधे पर इधर उधर बिखर गए थे। उसके भीगे बालों का पानी उसके चेहरे पर गिर रहा था। दूसरी तरफ युवराज न जाने क्यों अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहा था। अपने ऑफिस की खिड़की पर खड़ा वो कुछ देर नीचे सड़क पर ट्रैफिक जाम को देखता रहा। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। कारण थी सिर्फ नव्या। न जाने क्यों उसे बार बार नव्या का ही ख्याल आ रहा था। वो खिड़की से हटा और अपने केबिन के बाहर निकलता हुआ अपनी सेक्रेटरी से बोला, आज की सारी मीटिंग्स पोस्टपोन कर दो। कुछ ही मिनटों में वो घर पहुंच गया। एक नौकर ने झुककर अदब से उससे कहा, गुड आफ्टरनून सर। तुरंत ही युवराज जैसे किसी सम्मोहन से जागा। अचानक ही वो सोचने लगा कि क्यों वो उस लड़की के लिए सारा काम छोड़कर आ गया है जिसने उसकी मां को मारा है। नव्या की जिद, निर्मम और परेशान कर देने वाली पर्सनालिटी से उसे हमेशा से ही नफरत थी, लेकिन अब युवराज खुद का ध्यान उसकी मासूम आंखों और खूबसूरत चेहरे से हटा नहीं पा रहा था। जब से उसने अपनी याददाश्त खोई है, नव्या बेहद ही प्यारी लगने लगी थी उसे। तुरंत ही वो नव्या के कमरे में पहुंचा। नव्या को वहां न पाकर वो सोचने लगा, कहां गई है? लेकिन तुरंत ही उसे बाथरूम के नीचे से पानी बहता दिखाई दिया। वो बाथरूम का दरवाजा खोलने ही वाला था कि अचानक रुका। लेकिन ये तो अभी 5 साल की बच्ची है ना, तो फिर कैसे वो अकेले ही खुद नहाने चली गई? खासतौर पर तब जब उसके हाथ और पैरों में चोट लगी हुई है। नव्या के नाटक का पर्दाफाश होने वाला था, लेकिन क्या सच में या नव्या फिर कोई चक्कर चलाकर खुद को बचा लेगी?